हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बुद्धि परीक्षण के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पीछे का जो वीडियो था उसके अंदर हमने बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि के निर्धारक तत्व और बुद्धि के सिद्धांतों के विषय में बड़ी डिटेल से बात की थी। दोस्तों, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण क्या है, किस प्रकार से लिया जाता है, इससे संबंधित कौन कौन से टेस्ट जो हैं तैयार किए गए हैं, उन सभी की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण के इतिहास के विषय में। अगर हम ये देखें कि मानसिक परीक्षण जो शब्द है, शब्द किसकी बात कर रहे हैं, मानसिक परीक्षण की बात कर रहे हैं। अगर इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जाए तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे केटल। इन्होंने 1890 के अंदर इस शब्द का प्रयोग किया था। 1890 के अंदर इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। पुस्तक का नाम था मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण जो काल आता है वो 1879 का है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विलियम वुंट का नाम किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर के अंदर विश्व की मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मनी के लिप्जिंग शहर में किसने पहली जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है वो स्थापित की थी, या वुंट का नाम किस लिए जाना जाता है। सन भी पूछा जा सकता है, कहाँ की थी ये भी पूछा जा सकता है, और पहली कोई भी चीज़ हो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करती है। ये जो प्रयोगशाला थी, इस प्रयोगशाला के अंदर जो है बुद्धि का माप यंत्रों के सहायता से करने की कोशिश ये किया करते थे। इसी तरह के जो प्रयास हैं वो फ्रांस के अंदर बिने ने भी किए, इंग्लैंड में विंच ने भी किए, अन्य शहरों में अन्य विद्वानों ने इसका प्रयास भी किया था। और इन मनोवैज्ञानिक प्रयासों के अंदर सबसे पहले जो सफलता मिली थी वो 1905 के अंदर अल्फ्रेड बिने को मिली थी। किसको मिली थी दोस्तों? अल्फ्रेड बिने का नाम आता है। अल्फ्रेड बिने को सबसे पहले जो है सफलता मिली, क्योंकि इन्होंने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया था 1905 के अंदर। ये फ्रांस के निवासी थे। फ्रांस निवासी अल्फ्रेड बिने ने 1905 के अंदर पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। बिने ने साइमन की मदद से इसे तैयार किया था, इसलिए ये जो परीक्षण है ये कहलाता है बिने साइमन परीक्षण। इसके अंदर जो प्रश्नों की संख्या थी वो 30 थी। तो दो प्रश्न यहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, तो वो प्रयोगशाला स्थापित करने वाले थे विलियम वुंट 1879 के अंदर, और जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में इन्होंने ये प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और अगर पूछा जाए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने तैयार किया था, तो वो अल्फ्रेड बिने ने किया था, साइमन की मदद से किया था, इसलिए हम इसे बिने साइमन परीक्षण कहते हैं। ये जो इनका टेस्ट था, ये असल में एक प्रश्नों की ही एक सूची थी, जिसके अंदर कुछ ज्यामितीय डिजाइन थे, कुछ पाठन, ग्रहणशीलता, नैतिक भाव पर आधारित कुछ प्रश्नों की एक सूची थी, श्रृंखला ही थी। 1905 में ये जो तैयार किया था फ्रांस के थे। अगर आपसे भाषा की बात करें तो जाहिर है फ्रांस में थे, तो इन्होंने इसको फ्रेंच भाषा में ही तैयार किया था। और ये जो था वो 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। कितने साल के बच्चों के लिए था? 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो है इसे तैयार किया गया था। अब इसके अंदर बार बार संशोधन होते रहे थे। इसमें जो पहला संशोधन है दोस्तों वो हुआ था 1908 के अंदर। पहला संशोधन 1905 में ये परीक्षण बनाया गया था, 1908 के अंदर पहला संशोधन हुआ, और दूसरा जो संशोधन हुआ था वो 1911 में हुआ। और 1911 में जब इसमें संशोधन हुआ तो इसमें जो है प्रश्नों की संख्या बढ़ गई, और प्रश्नों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई? 59 हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला संशोधन कब हुआ, तो 1908 में हुआ, और दूसरा जो संशोधन है वो 1911 में हुआ था दोस्तों। और इसी की आगे हम बात करें तो 1916 में फिर से इसमें एक संशोधन और किया गया। 1916 में तीसरा संशोधन की बात करें तो 1916 के अंदर इसमें फिर से संशोधन किया गया था। कहाँ? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। कहाँ हुआ? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर टर्मन की अध्यक्षता में। बहुत महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों।
बुद्धि परीक्षण के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। टर्मन की अध्यक्षता में बिने साइमन परीक्षण में फिर से संशोधन किया गया और इस संशोधित जो परीक्षण था इसका नाम रखा गया था स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। और इसमें जो संख्या थी प्रश्नों की वो बढ़ करके हो गई थी 90। अब इसमें 90 प्रश्न हो गए थे दोस्तों। 19% तो जो थे वो पिछले उन जो 59 क्वेश्चन थे उन्हीं में से ही लिए गए थे। इस प्रकार 1/3 जो प्रश्न है वो उसी में से ही लिए गए थे दोस्तों। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रयोगशाला की हमने बात की, सबसे पहले टेस्ट की हमने बात की। टेस्ट बिने ने तैयार किया था, उसके बाद में उसमें धीरे धीरे संशोधन भी होते रहे थे, उसके बाद में हम बात करें। लेकिन ये जो टेस्ट थे ये सारे व्यक्तिगत थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण टाइम आता है 1917 का समय आता है। देखिएगा 1917 से पहले जो है 1914 के अंदर विश्व युद्ध जो है वो प्रारंभ हो चुका था। तो अमेरिका के अंदर सैनिकों की भर्ती के लिए सामूहिक रूप से बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया जो बहुत से लोगों को एक साथ में लिया जा सके। इसमें जो है सैनिकों की भर्ती के लिए शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण तैयार किए गए थे। देखिएगा 2 प्रकार के परीक्षण यहाँ पर सैनिकों की भर्ती के लिए तैयार किए गए थे। एक था शाब्दिक और दूसरा था अशाब्दिक। तो जाहिर सी बात है शाब्दिक का प्रयोग हम उन सैनिकों की भर्ती के लिए करेंगे जो पढ़े लिखे थे और अशाब्दिक हम उनके लिए करेंगे जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे। चित्रात्मक रूप से उनके परीक्षण लिए गए थे। लेकिन ये 2 नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आगे भी हम इनकी चर्चा करेंगे। आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण, बहुत बार क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। शाब्दिक जो परीक्षण है उसे हम कहते हैं आर्मी अल्फा, यानी अल्फा जो परीक्षण है वो शाब्दिक है, पढ़े लिखे लोगों के लिए है। और अशाब्दिक जो परीक्षण है वो आर्मी बीटा परीक्षण के नाम से जाना जाता है, जो कि अशिक्षित व्यक्तियों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए था। इसके बाद में हम बात करें भारत में अगर इस प्रकार का कोई प्रयास हुआ तो भारत में जो है सबसे पहला बुद्धि परीक्षण जो तैयार किया गया था दोस्तों वो तैयार किया गया था 1922 के अंदर FG कॉलेज। कहाँ किया गया था? 1922 में। देखो आज़ादी से पहले की बात है। लाहौर में डॉक्टर CH राइस ने इसे बनाया था। CH राइस के द्वारा इसको बनाया गया था। इसमें क्वेश्चनों की जो संख्या थी, जो नंबर थे वो 35 थे। और आयु वर्ग की बात करें तो ये 3 से 15 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए था। और इसे इन्होंने जो नाम दिया था वो था हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल। ये हिंदुस्तानी बिने साइमन स्केल हो गया। देखो यहाँ इसका दूसरा नाम भी आता है हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण। तो इस प्रकार से इसका एक छोटा सा इतिहास आता है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं। व्यक्तिगत प्रकार के हो सकते हैं और सामूहिक प्रकार, 2 प्रकार के बुद्धि परीक्षण होते हैं। अगर हम बात करें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो होगा इस प्रकार का परीक्षण होगा जिसे हम एक समय में एक ही व्यक्ति पर प्रयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत का मतलब भी क्या होता है? एक, यानी एक समय के अंदर एक ही व्यक्ति पर हम इसको काम में ले सकते हैं। व्यक्तिगत होता है इसलिए हम व्यक्तिगत परीक्षण के नाम से जानते हैं। ये 2 प्रकार का हो सकता है, शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक। यानी वही व्यक्तिगत रूप से हम पढ़े लिखे के लिए तो शाब्दिक का प्रयोग करेंगे, अशाब्दिक का जो प्रयोग है वो अनपढ़ लोगों के लिए ज़्यादा किया जाता था। इसे हम वाचिक और अवाचिक के नाम से भी जानते हैं। तो एक ही व्यक्ति की जांच हो सकती थी, इसलिए इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। इसका अगर आपसे पूछा जाए व्यक्तिगत का सबसे पहले प्रारंभ किसने किया था तो नाम हम जानते हैं। इसका परीक्षण का जो सबसे पहले प्रारंभ किया था वो बिने के द्वारा किया गया था। बिने का नाम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्यक्तिगत परीक्षणों के लिए हम इनका नाम जानते हैं। और बुद्धि परीक्षण में अगर आपसे पूछा जाए सबसे बढ़िया काम किसने किया तो सबसे बढ़िया काम भी बिने के द्वारा ही किया गया था। अब हम बात करें कि व्यक्तिगत जो परीक्षण है इसे भी शाब्दिक और अशाब्दिक 2 भागों में बांटा जा सकता है। शाब्दिक यानी जो शब्द पर आधारित होगा शाब्दिक परीक्षण। प्रथम अगर व्यक्तिगत वाचिक परीक्षण की बात करें तो ये बिने साइमन के द्वारा तैयार किया गया परीक्षण ही था जिसे इन्होंने बनाया था 1905 के अंदर। 1905 में जो अल्फ्रेड बिने ने जो साइमन के साथ में तैयार किया था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था वह यही था, पहला था।
और इसमें जो प्रयोग होता है अधिकतर शब्दों और वाक्यों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे वाचिक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। इसका जो प्रयोग है अब हम व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों बुद्धि परीक्षणों के रूप में कर सकते हैं। शाब्दिक जो है वो आप व्यक्तिगत रूप में भी ले सकते हैं और जो है सामूहिक में ही ले सकते हैं, लेकिन विनय साइमन जो बुद्धि माप था उसका व्यक्तिगत वाचिक जो था वो सबसे पहले इनके द्वारा तैयार किया गया था। और जो अशाब्दिक है वो ज़्यादातर हम प्रयोग करते हैं अनपढ़ व्यक्तियों के ऊपर। अब हम बात करें अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की, तो इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं वस्तु संयोजन परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, ये अशाब्दिक ही है। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण कौन सा है, तो यहाँ तक हमें याद रखना पड़ेगा। और आपसे पूछा जा सकता है अल्फा जो है वो सामूहिक कौन सा है, शाब्दिक है या अशाब्दिक है। इस प्रकार का प्रश्न बहुत संभावना है कि आपसे पूछा जा सकता है। अशाब्दिक के अंदर हम बात करें वस्तु संयोजन जो परीक्षण है, ये जो परीक्षण था मतलब इसमें कुछ वस्तुएं रख दी जाती हैं, उनको आपस में जोड़ना होता है और एक किसी सार्थक वस्तु का निर्माण करने के लिए कहा जाता है। इसको हम वस्तु संयोजन विधि कहते हैं। ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट का निर्माण जो है, ब्लॉक बिल्डिंग ये जो टेस्ट है इसका निर्माण कोह नामक एक विद्वान था, उनके द्वारा किया गया था। कोह नामक विद्वान के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसमें चौकोर बॉक्स थे, यानी स्क्वायर के आकार के कुछ एक बॉक्स दिए गए थे, ब्लॉक थे, उनसे जोड़ करके किसी बिल्डिंग या किसी अर्थपूर्ण किसी बिल्डिंग का निर्माण करना था, वस्तु का निर्माण करना था। इसके बाद में हम बात करें चित्रपूर्ति विधि। चित्रपूर्ति विधि क्या थी? अधूरे चित्र को पूरा करूं, यानी आधे अधूरे चित्र होते थे जिसमें कल्पना के आधार पर जो है व्यक्ति उन चित्रों को पूरा करता था, उसी के द्वारा उनका बुद्धि परीक्षण किया जाता था। मनुष्यकर्षण विधि, ड्रा एमन टेस्ट भी हम इसको कहते हैं, जिसमें मनुष्य के जैसी आकृति बनाने के लिए कहा जाता था और बालक जिस प्रकार की आकृति बनाता था उसी प्रकार से उसकी जो है टेस्ट मान लिया जाता था। लेकिन ये है कौन से, देखिएगा ये सारे के सारे अशाब्दिक है। हमें याद रखना है कि व्यक्तिगत कौन से हैं, व्यक्तिगत में अशाब्दिक कौन से हैं और अशाब्दिक में कौन कौन से आते हैं। उसके बाद में हम बात करें सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की, तो ये भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? शाब्दिक और अशाब्दिक आते हैं। हमने बात की थी 1917 के अंदर अमेरिका के अंदर आर्मी में जो भर्ती करनी थी सैनिकों की, उसके लिए इनका उपयोग किया गया था, क्योंकि सामूहिक व्यक्तिगत रूप से ये संभव नहीं था, तो इन्हीं के आधार पर इनके नाम भी है। देखो आर्मी यहाँ भी है और आर्मी यहाँ भी है, बस अल्फा और बीटा इनको कह दिया गया। अल्फा जो परीक्षण था वो शिक्षित व्यक्तियों के लिए था और ये पहला सामूहिक शाब्दिक परीक्षण माना जाता है। ये जो है पहला शाब्दिक सामूहिक परीक्षण माना जाता है। इस परीक्षण में भी पहली बार दो नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिनकी हम बात तो बाद में करेंगे। जो बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष की जो बात आती है वो भी बात यहाँ पर की गई थी। दूसरी हम बात करें सामूहिक अशाब्दिक जो टेस्ट है वो आर्मी बीटा टेस्ट के नाम से जाना जाता है। 1917 में इसका प्रयोग हुआ था। इसके अलावा अन्य बुद्धि परीक्षण भी हम मानते हैं, जैसे जो मिश्रित है, इसमें मिश्रित के अंदर वेस्लर वाला भी आता है, जहाँ पर हम शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों को मिला करके ले सकते हैं। आपने मेंटल एबिलिटी की कुछ परीक्षाएं दी होंगी जब आपने बीएड की हैं, तो उसके अंदर जो टेस्ट होता है वहाँ भी हमारे इस प्रकार के प्रश्न उत्तर हमसे पूछे जाते हैं बुद्धि परीक्षण के लिए, तो आपने देखे होंगे सभी ने। इसके बाद में हम बात करेंगे कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हम पढ़ चुके हैं कि वे परीक्षण जिन्हें शब्दों का बोलकर या लिखकर प्रयोग किया जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जिनमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे वस्तु संयोजन परीक्षण है, ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट है, चित्रपूर्ति परीक्षण है। मनुष्यकर्षण जो विधि है हम इसकी बात कर चुके हैं। बेसल वर्ष की अभी हमने बात की थी, इसको देख लेते हैं कि बेसल वर्ष किसे कहा जाता है? जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है, यानी जिस आयु लेवल के, जैसे 10 साल वाला जो आयु लेवल के क्वेश्चनों को हल कर लेता है तो उसे बेसल वर्ष कहते हैं और इसे ही इसकी मानसिक आयु के नाम से ही जाना जाता है। तो बेसल वर्ष आप इसको इतना ही मान लीजिएगा कि ये एक प्रकार की मानसिक आयु ही है। उसके बाद में टर्मिनल जो होगा, जहाँ से वो टर्मिनेट हो गया, यानी जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है, 11 वालों को हल कर लिया तो 11 वर्ष उसकी बेसल वर्ष कहलाएगा और
12 वाले को वो नहीं कर पाया तो 12 वाला उसका जो कहलाएगा वो टर्मिनल वर्ष कहलाता है। तो इसे ही हम टर्मिनल वर्ष के नाम से जानते हैं। दो अच्छे प्रश्न बनते हैं, कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें कुछ और बुद्धि परीक्षणों की। इसमें जो आता है संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है। इसका नाम पूछा जा सकता है कि केटल ने इसका निर्माण किया था। इसके 3 मापक थे, 4 से 8 वर्ष की एक स्केल थी, 8 से 13 की, और 14 वर्ष से ज़्यादा वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग हुआ था। इसके बाद में जालूटा बुद्धि परीक्षण भी आता है। कब बना था ये? 1921 में। ये जो है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसा था? सामूहिक बुद्धि परीक्षण था, शाब्दिक था। वाचिक वर्ग में इसको शामिल किया जा सकता है। 11 से 16 वर्ष के लिए था। कि कितने साल के लिए था? 11 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के लिए ये था। और 7 फील्ड के अंदर, 7 क्षेत्रों के अंदर इसमें 100 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी जिसके द्वारा बुद्धि परीक्षण किया जाता था। फिर आता है भाटिया बुद्धि परीक्षण। ये बुद्धि परीक्षण जो है इसका निर्माण भाटिया के द्वारा 1955 में किया गया था। एस भाटिया ने इसे 1955 में बनाया था। और इसका जो उपयोग था वो प्रत्येक प्रकार के प्राणियों पे किया जा सकता था। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट था कि ये प्रत्येक प्रकार के प्राणियों पर इसका प्रयोग किया जाता था। यह आज भी वैध है और बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है, इसलिए इसका प्रयोग भी होता है। इसके बाद में एक और आता है वेस्लर बुद्धि परीक्षण। वेस्लर बुद्धि परीक्षण की हम बात करें तो इसके प्रतिपादक जो थे डेविड वेस्लर थे। शायद ये ऐसा प्रश्न पूछे क्योंकि नाम तो इसके बुद्धि परीक्षण में ही है। कब किया गया था? 1939 में। ये जो टेस्ट है वो वयस्क और बच्चों दोनों के लिए ही बनाया गया था। अलग अलग बनाया गया था, शाब्दिक भी था और अशाब्दिक भी था, दोनों ही रूप में इसका निर्माण किया गया था। ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर वेस्लर के द्वारा बनाया गया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ये थे, वहाँ पर इन्होंने टेस्ट के लिए इसको तैयार किया था। वाचिक और अवाचिक दोनों ही थे। तो समय समय पर इसमें संशोधन भी होता रहा। इसमें 1955 में भी संशोधन किया गया था। संशोधन का क्रम चलता रहता है दोस्तों। इसके बाद में एक और टेस्ट की हम बात करें, गुड एनफ ड्रा ए मैन बुद्धि परीक्षण की। अभी पीछे भी बात की थी इसमें कि विशेषतः ये मानसिक रोगियों को अस्पताल में उपचार देने से पहले, यानी उनको भर्ती करने से पहले मानसिक रोगियों के लिए एक मेंटल टेस्ट लिया करते थे जिससे उसकी बुद्धि की एक स्थूल से जानकारी मिल जाए, इसलिए इसको शुरू किया गया था। 1936 में जो है इसे बनाया गया था गुड एनफ ने। इसमें एक मनुष्य के चित्र बनवाया जाता था और चित्र के जो अंग बनाते थे वो किस आकार के हैं उनके अनुपात के आधार पर ही है जो बुद्धि का परीक्षण किया जाता था। 1963 में इसमें संशोधन भी हुआ और उसके बाद में भी संशोधन इस पे होते रहे और इसका जो नाम है हैरिस ड्रो ए मैन बुद्धि परीक्षण हो गया बाद में। जो पहले गुड एनफ के नाम से जाना जाता था उसका नाम जो है बाद में बदलकर हैरिस ड्रा ए मैन टेस्ट हो गया क्योंकि हैरिस ने उसमें संशोधन किया था। उसके बाद में हम बात करें मानसिक आयु शब्द की, तो मानसिक आयु जो शब्द है इसका प्रयोग जो सबसे पहले किया था 1908 के अंदर बिने ने किया था। आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र 1912 में विलियम स्टर्न और कुहलमान ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने के सूत्र के विषय में बात करेंगे। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है वो 1912 में दिया था। हालांकि वो अभी जो प्रचलित है वो सूत्र नहीं है। ये जो सूत्र था इसमें मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु की बात की गई थी, इसके गुणा में 100 नहीं था। मानसिक आयु जो शब्द है उसका सर्वप्रथम जो विचार है 1908 में दिया गया था। और मानसिक परीक्षण जो शब्द हैं हम पीछे बात कर चुके हैं। 1890 के अंदर केटल जो महोदय थे उन्होंने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। आईक्यू ज्ञात करने का जो प्रमाणिक सूत्र है जो आज भी काम में लिया जाता है 1916 में जो है प्रोफेसर टर्मन के द्वारा दिया गया था। इसमें इतना ही फर्क था, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुना 100 के द्वारा इनकी जो है आईक्यू निकाली जाती थी। और इन्होंने जो आईक्यू की एक टेबल भी तैयार की थी उसके अनुसार बांटा भी था कि कौन से जो आईक्यू वाले को कौन से वर्ग के अंदर रखा जाएगा। किसी भी बालक की अगर हम वास्तविक आयु की बात करें तो वास्तविक आयु का मतलब जो है शारीरिक आयु से ही माना जाता है, यानी वो कितने साल का है। तो जन्म के आधार पर हम उसका साल जो भी है हम उसमें मान लेते हैं। इसके बाद में जो है
संशोधन हुआ और मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु टर्मन के द्वारा शब्द कहा जाने लगा। यहाँ पर शारीरिक की जगह जो आता है वास्तविक आयु शब्द लिखा हुआ बाद में आना शुरू हो गया था। अब एक इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, शारीरिक आयु 15 वर्ष है, तो इसकी IQ कितनी होगी। आई थिंक आप इतने पढ़े लिखे हैं कि इस क्वेश्चन को साधारण से गणना को हल करके आप इसमें से निकाल लेंगे कि IQ कितनी है। सूत्र आपके ऊपर लिखा हुआ है, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणा में 100। इसके पश्चात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि इस सूत्र के आधार पर टर्मन महोदय ने एक सूची भी बनाई थी जो इस प्रकार से है। IQ जो है 140 से ज़्यादा है, 140 से अगर ज़्यादा है तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। इसकी जो संख्या है वो लगभग 2% के आसपास रहती है। उसके बाद में हम बात करें 120 से 39, 120 से 139 के बीच में अगर बुद्धि लब्धि है तो उसे हम कहेंगे प्रखर बुद्धि। ये लगभग 7% के आसपास आती है। इसके अंदर इसके अन्य नाम भी आते हैं, अति श्रेष्ठ, अति प्रखर, अत्यंत तीव्र, सुपीरियर, अति उत्तम बुद्धि, इस प्रकार के शब्द भी इसके लिए काम में लिए जाते हैं। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है 110 से 119 के बीच में जो है तीव्र बुद्धि हम इसे कहते हैं। 110 से 119 के बीच में जो बुद्धि आती है उसे हम तीव्र बुद्धि कहते हैं। लगभग 16% के आसपास हम मानते हैं। अलग अलग जगह ये आपको आंकड़े अलग अलग भी मिल सकते हैं, एक अनुपात है, आप उसी रूप में इसको मान करके चलिएगा। उसके बाद में हम बात करें 90 से लेकर के 109, ये जो एवरेज है ये सबसे ज़्यादा आती हैं और एवरेज की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। लगभग 50% के आसपास जो पाए जाते हैं वो एवरेज ही हुआ करते हैं। दोस्तों एवरेज की संख्या हमेशा ज़्यादा होगी। सामान्य बुद्धि या फिर औसत बुद्धि हम इसको कहते हैं, इसको याद रखना अच्छे से। 90 से 109 के बीच, 80 से 89, 80 to 89 के बीच जो हैं वो मंद व पिछड़े बालक होते हैं। मंद व पिछड़े बालक कौन से हो गए, 80 to 89 के मध्य जो होते हैं, इनके अंदर ही मंद है, मंगोलिज्म जो है बुद्धि है, पिछड़ी बुद्धि है, ये सारे के सारे इसी में आते हैं। 70 से कम जितने भी हैं उनकी बुद्धि को निर्बल बुद्धि माना जाता है। 70 से जो कम है उनकी बुद्धि को निर्बल बुद्धि ही कहा जाता है, मूर्ख हम कहते हैं। इसमें भी आगे कैटेगराइज्ड किया गया है। 50 से लेकर तक का जो है उसे हम कहते हैं मूर्ख। उसके बाद में हम बात करें 25 से 49, 49 तक, इसे हम कहते हैं मूड। और सबसे लास्ट में आता है 25 से कम, जिसे हम जड़ बुद्धि बालक कहते हैं। इसको महामूर्ख, इडियट जो है वो इसी के लिए काम में लिया जाता है। यानी जड़ बुद्धि, यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का कोई सुधार हम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये एक कैटेगरी है, आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप चाहें तो हमारी वो वेबसाइट के ऊपर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर PDF आपके लिए उपलब्ध रहती है हमेशा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करिएगा। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सूची है। इसके अलावा हो सकता है बुक्स में आपको बहुत सारी सूचियाँ मिले, लेकिन जो अंदाज़ा है वो इसके आसपास ही रहेगा। आप केवल इस एक सूची को याद करिएगा, आपका इसी से काम चल जाएगा। इसके अलावा कोई और सूची आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें समय का, ये जो बुद्धि लब्धि है इसका उपयोग क्या है, तो इसका जो उपयोग है मुख्यतः वर्गीकरण करने के लिए ही आता है। दोस्तों बच्चों को कैटेगराइज्ड अपने कर सकते हैं और उन्हीं के आधार पर जो है उन्हें शिक्षा दे सकते हैं, उनके लिए शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकते हैं और उसी हिसाब से हम उनके लिए योजना भी बना सकते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyaryas.in पर। और अगर आप साइकोलॉजी के टेस्ट देना चाहते हैं या किसी भी परीक्षा के टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। बड़े ही लो कॉस्ट पे बड़े अच्छे टेस्ट यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और
बेल आइकन जरूर दबा लेना दोस्तों, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगली क्लास में हम संवेगात्मक बुद्धि के विषय में बात करेंगे, फिर ये हमारा बुद्धि का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ हमारी 3rd यूनिट है वो भी समाप्त हो जाएगी दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।